अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। और बहनों भाइयों, आज हम बहुत ही गंभीर मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं। कोरोना लौट कर आ गया है और निश्चित तौर पर यह पूरे देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत चिंता का विषय है और हमें इस बार बहुत गंभीर होने की और जागरूक होने की आवश्यकता। आज इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, जिस प्रकार से कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर में फैल रहा है, दुनिया भर में बढ़ रहा है, यह बेहद चिंताजनक है। यह चिंता इस मामले में भी देता है क्योंकि जिस प्रकार से संक्रमण का स्तर दुनिया के दूसरे मुल्कों में लगातार बढ़ रहा है, यह बेहद चिंता वाली बात है। भारत में 40,000 से केसेस प्रतिदिन मिल रहे हैं, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जांच की क्या हालत है आप बेहतर जानते हैं। आपसे बड़ा भुक्तभोगी दुनिया में कोई नहीं होगा जो उत्तर प्रदेश के हमारे 24 करोड़ भाई बहनों ने भोगा है। आपको पता है कि इंडोनेशिया में इस वक्त यह हालत हो गई है, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आबादी है, लाशें बिछ रही हैं इंडोनेशिया के भीतर। 45,000, 40,000, 42,000 नए केसेस डेली आ रहे हैं और इसमें से अधिकांश हॉस्पिटलाइजेशन वाले हैं, यानी अस्पताल सीधे भर्ती कराना पड़ रहा है। बुरी हालत है इंडोनेशिया की। साउथ ईस्ट एशिया का यह देश तबाही के मुहाने पर खड़ा है और कोरोना का सबसे भीषण संक्रमण यहां फैल चुका और यह डेल्टा प्लस है, जिसका संक्रमण भारत वाले संक्रमण से कहीं ज्यादा रफ्तार से फैल रहा है, वो भी इंडोनेशिया के भीतर। दूसरा, आ जाइए आप इंग्लैंड। आपको याद होगा कि जब 20 दिन पहले हमने इस पर डिबेट की थी, तब मैंने आपसे बताया था कि इंग्लैंड के भीतर 6,000 केसेस नए रोज मिल रहे हैं। आपको पता है कि फुटबॉल मैचों के दौरान वहां जो कुछ भी हुआ, आज वहां पर 35 से 36,000 नए केसेस सामने आ रहे हैं। वो भी तब जब 64% आबादी इंग्लैंड की वैक्सीनेटेड है। यही हाल कोलंबिया का है। साउथ अमेरिका के इस देश में तबाही मची हुई है, हालात नियंत्रण से बाहर हैं और कोरोना की लहर ने वहां भीषण संग्राम मचा रखा है। बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं, चाहे आप साउथ ईस्ट एशिया देख लीजिए, साउथ अमेरिका देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए और यूरोप के दूसरे देश। लगातार संक्रमण फैल रहा है और स्थितियां लगातार विकराल हो गई हैं। मलेशिया जैसे देश में, छोटा सा देश मलेशिया, जो पिछले 3 लहरों में बचा था, अब वहां पर 1200 नए केसेस आए मलेशिया के भीतर। टोक्यो में इस वक्त, जापान में ओलंपिक होने के बावजूद हालात बेहद खराब हैं। नए केसेस लगातार मिल रहे हैं, सरकार चिंतित है। टोक्यो में लॉकडाउन की स्थितियां बनी हुई हैं। सिडनी में हालात बिगड़े हुए हैं और जो देश भर में भारत में स्पुतनिक की रट लगाए हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कोई दिन ऐसा 15 दिन के भीतर नहीं गया जिस दिन 1,000 के आसपास की लाशें न गिरी हों रूस के भीतर। प्रतिदिन 1,000 लोगों की मौत और प्रतिदिन 30,000 से ज्यादा नए केस ये रूस के भीतर आ रहे हैं। बांग्लादेश के भीतर स्थितियां बिगड़ रही हैं। यानी चारों तरफ कोरोना वायरस का यह संक्रमण फिर से फैल रहा है और इस बार बड़ी रफ्तार से फैल रहा है। 800% केसेस नॉर्वे के भीतर बढ़ गए, एक छोटा सा देश। 800% केसेस, 8 गुना केसेस एक सप्ताह के भीतर। आपको अंदाजा है कि दुनिया में क्या चल रहा है। अमेरिका, जिसने फाइजर की डबल डोज ले ली है, वहां कैलिफोर्निया से लेकर, टेक्सास से लेकर, वाशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक लगातार संक्रमण फैल रहा है। पर अमेरिका और इंग्लैंड में एक तब्दीली देखने को मिली है कि वहां डेथ केसेस कम हैं, इन हॉस्पिटल केसेस कम हैं। यानी संक्रमण किसी को हो रहा है तो कंडीशन बहुत सीरियस नहीं हो रही है। लेकिन रूस और इंडोनेशिया में, कोलंबिया में हालात ऐसे नहीं है, वहां डेथ केसेस ज्यादा हैं। दुनिया भर की तस्वीर मैंने आपको इसलिए नहीं बताई है कि आपको कोई आंकड़ा बताना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि कोरोना हमारे बीच मौजूद है, पहले से कहीं ज्यादा घातक, पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और पहले से कहीं ज्यादा खूंखार, आपके खून का प्यासा।
2 महीने पहले इसी उत्तर प्रदेश और देश के भीतर आपने देखा कि किस तरह से आपके लोग तड़प तड़प कर बिना ऑक्सीजन के मरे, बिना बेड के मरे, बिना इलाज के मरे, बिना इंजेक्शन, बिना दवा के मरे, बिना एम्बुलेंस के आपके लोगों की, आपकी परिजनों की मौत हुई। असंख्य लोग उत्तर प्रदेश के भीतर मारे गए। क्या हम उसके लिए तैयार हैं अगली लहर से निपटने के लिए? जवाब है नहीं। बयानों पे मत जाना बहनों भाइयों, मुझे आपकी बड़ी चिंता है और मैंने वो चिंता को प्रकट भी किया है कई मर्तबा और करके भी दिखाया है, अपने लोगों को आपके भीतर बीच भेज के दिखाया है। मुझे आपकी चिंता है क्योंकि मुझे पता है कि जो आ रही लहर है, जो मैं देख पा रहा हूं और जो मैं पिछले 1.5 साल से आपको बता रहा हूं, तीसरी लहर मुहाने पर आप खड़े हैं। आप सावधान हो जाइए, आप संभल जाइए, खुद बचिए, अपना परिवार बचाइए। संकट हमारे बीच बढ़ रहा है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में कोरोना फैल रहा है। हमारे पास तैयारियों के नाम पर क्या है आपको बेहतर पता है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवड़ यात्रा को अलाउ कर दिया। धार्मिक रीति रिवाज तब होने चाहिए बहनों भाइयों जब हमारी और आपकी जान सलामत हो। मैं हर धार्मिक आयोजन का पक्षधर हूं, लेकिन किसी इंसान की जान की कीमत पर वो नहीं होना चाहिए, समाज की जान की कीमत पर नहीं होना चाहिए, राज्य के लोगों के, करोड़ों लोगों की जान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। हमें देखना पड़ेगा और उत्तराखंड ने करके दिखाया। उन्होंने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अलाउ किया है। कारण राजनीतिक भी हो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी 2 महीने पहले हमने अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, किसी ने अपना बेटा, किसी ने पत्नी, किसी ने भाई, किसी ने रिश्तेदार, किसी ने दोस्त, किस तरह से खोए हैं। एक एक सांस के लिए लोग घुट घुट कर मरे हैं। क्या हम भूल गए? आप कांवड़ यात्रा कीजिए, अपने घरों पर करिए, ईश्वर की आराधना अपने घरों पे कीजिए, लेकिन बहनों भाइयों इस तरह से रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आपकी जान बहुत कीमती है हमारे लिए। उत्तर प्रदेश के एक एक भाई बहन की जान मेरे लिए कीमती है, इसलिए मैं आपको आता हूं, आगाह करता हूं। यह नकारात्मक फैलाना नहीं है, मैं आपकी जान बचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सलामत रहें, आपके बच्चे सलामत रहें, आप पर दुख ना आए, इसलिए मैं इतनी चिंता करता हूं आपकी। और इसलिए तमाम राजनीतिक परिचर्चाओं को, टीआरपी से जुड़ी हुई तमाम बहसों को छोड़कर मैं आज आपसे कोरोना पर बात करने आया हूं। सिर्फ इसलिए करने आया हूं क्योंकि दुनिया में यह संकट फिर से बड़े घातक तरीके से फैल रहा है। कोई दूर नहीं है कि आपके पास आ जाए। अब मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं, डरिएगा नहीं, सुनिएगा केवल। वाराणसी में बीएचयू अस्पताल के भीतर चिल्ड्रन वार्ड है, इमरजेंसी में। वहां इतने बच्चे भर्ती हो गए हैं पिछले कुछ दिनों के भीतर, जिन्हें उल्टी हो रही है, दस्त है, बुखार है, फीवर है, और वहां अस्पताल फुल हो गया है। जगह नहीं है वाराणसी के बीएचयू के चिल्ड्रन वार्ड के भीतर। बड़ी तादाद में बीमार बच्चे वहां पहुंच रहे हैं। आरटीपीसीआर की जांच हुई, रिपोर्ट निगेटिव है, लेकिन ये कोरोना है, कोई भी रूप बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी भी प्रकार से आ सकता है। अचानक से बच्चे बीमार क्यों होने लगे? अचानक से संख्या बढ़ने क्यों लगी है? ये आज का अमर उजाला का अखबार है, स्क्रीन पूरी लाई जाए, बस इतने पे स्क्रीन रखी जाए। आज ये अमर उजाला का अखबार है। तीसरी लहर में इतनी ये हालत हो गई है वाराणसी के भीतर बीएचयू के अस्पताल में कि वहां बेड फुल है। इन बच्चों को आरटीपीसीआर में कोरोना डिटेक्ट नहीं हो रहा है, पर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये बच्चे बीमार होने लगे? अचानक से इतनी संख्या में बच्चे कैसे बीमार हो गए? चिंता करो। इसलिए कहता हूं, आपने, बुजुर्गों ने झेला पहली लहर, जवानों ने झेला दूसरी लहर, अब आपके बच्चों की बारी है। फिर मत कहना कि ब्रजेश मिश्रा तुमने क्यों नहीं बताया। मैं वक्त रहते आपको ताकीद दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं, संभल कर रहो, क्योंकि इस बार का संक्रमण लक्षण नहीं दे रहा है, और अगर लक्षण दे रहा है तो आरटीपीसीआर निगेटिव दे रहा है। मैं अपील करूंगा बीएचयू के अस्पताल प्रशासन से, इन सब बच्चों का सीटी स्कैन किया जाए, ताकि फेफड़ों के संक्रमण के जरिए हम पहचान सकें कि स्थितियां क्या हैं, इसको हल्के में न लिया जाए। अचानक से लखनऊ के बगल में सीतापुर एक जिला है, नए केसेस बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्या हो गया अचानक ऐसा? इसलिए कह रहा हूं चिंता करिए।
और उत्तर प्रदेश सरकार को मैं बिन मांगे एक सलाह देना चाहता हूं। अब की बार दूसरी लहर वाली गलती न करना, जांच बढ़ा दो। जांच नंबर आप जांच इसकी तेज करिए, जितना जांचें कर सकते हैं करिए। डेल्टा प्लस वेरिएंट को खोजिए, कप्पा वेरिएंट को खोजिए, इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट लैब्स में करने पड़े करिए, क्योंकि विदेशों में जो हालात हैं, कोलंबिया में और विशेष तौर पर इंडोनेशिया में, पिछला वाला वायरस 15 दिन का टाइम दे रहा था। विदेशों में जो वायरस इस बार अटैक कर रहा है सिर्फ 4 से 7 दिन का टाइम दे रहा है। अगर 4 से 7 दिन में ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ तो बचना मुश्किल होता है, खतरा विद्यमान है। इसलिए कहता हूं डरने की भी आवश्यकता है, संभलने की भी आवश्यकता है, सरकारों को चेतने की भी आवश्यकता है, जो कि वो नहीं चेतती हैं। अंत में मरता कौन है? आप। भुगतता कौन है? आप। झेलता कौन है? आप। खोते कौन है? आप अपने को खोते हैं। इसलिए हमें आपको प्राइमरली पहले बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपको ये बात ना बताई जाए, मैं खुलकर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे आपकी चिंता है। कुछ बयान सुनिए। तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है। हम जितना तेजी से वैक्सीन को आगे बढ़ाएंगे उतना ही हमारा कोविड के जितने भी वेरिएंट है वो कम भी होगा। देश में आज के दिन 38 करोड़ लोग को वैक्सीन मिल चुका है, दोनों डोज मिला के। उत्तर प्रदेश में हम लोग 8 लाख से लेके 12 लाख तक हम लोग करते हैं, जैसे हमको वैक्सीन की उपलब्धता मिलती है। मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं, या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी। कावड़ यात्रा को रोका जाना ये बिल्कुल किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि इससे भगवान शिव की कृपा नहीं होगी। तो इसलिए प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और कावड़ की यात्रा होनी चाहिए। अभी मेरी टीम ने अपडेट किया मुझे कि इंडोनेशिया में जो आप 40,000 केस बता रहे थे, दरअसल 40,000 से ज़्यादा हैं। इंडोनेशिया में कल 54,117 नए केसेस आए हैं और 991 लोगों की, तकरीबन 1000 लोगों की मौत हुई है। ये इंडोनेशिया के भीतर के हालात हैं और ये एक सप्ताह के भीतर ही इंडोनेशिया में लाशें बिछ गई हैं। टाइम नहीं मिल रहा लोगों को इलाज तक शुरू हो पाए, ये स्थितियाँ हो गई हैं। तो आज की डिबेट में मेरे साथ डॉक्टर सूर्यकांत, परिचय के मोहताज नहीं है, मेरे साथ आज मैंने उनको विशेष तौर पर बुलाया कि डॉक्टर साहब आओ और बताओ ये सब क्या हो गया, आपका टाइम फिर से शुरू हो गया है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर भी हैं और बच्चों के डॉक्टर हैं, ये इसलिए आज इनको ही मैंने बुलाया है। राघवेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर वैभव खन्ना हमेशा की तरह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें अस्पताल से निदेशक हैं हेल्थ सिटी के लखनऊ से। और डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी फार्मर जनरल सेक्रेटरी हैं IMA के, और कोरोना के मामले पे अपनी जान की बाजी लगाकर डॉक्टर सैनी ने हजारों लोगों की जान बचाई। मैं इनको साधुवाद विशेष तौर पर देता हूं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत धन्यवाद, स्वागत आप सभी का। भाई राघवेंद्र सिंह जी, तीसरी लहर आ गई समझिए। अभी BHU के चिल्ड्रन वार्ड के भीतर की जो स्थिति है, अमर उजाला की जो मैंने रिपोर्ट बताई है, तो वो बड़ी चिंताजनक है। मुझे लगता है कि इस वक्त आपको रिलैक्सेशन में नहीं जाना चाहिए, आपको बेहद चौकन्ना होने की जरूरत है। आपको मतलब आपकी पार्टी की सरकार को। जी विजय जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इस विषय के दो पक्ष हैं। पहला पक्ष है हमारी सरकार का, दूसरा पक्ष है समाज का। सबसे पहले मैं सरकार का पक्ष रखना चाहता हूँ। हमारी सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस विषय को लेकर के बेहद गंभीर है और लगातार सड़कों पर है और हर जिले की बैठकें कर चुके हैं। हमारे यहाँ 233 कोरोना लैब हैं जो लगातार टेस्टिंग कर रही हैं। इसी प्रकार से RT-PCR टेस्ट भी हो रहे हैं और लगातार वैक्सीनेशन हो रहे हैं। अभी आपने रिपोर्ट में बताया कि 10 से 12 लाख से ऊपर हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो चुका है। उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहे हैं और इसकी जो तारीफ जो है विभिन्न जो मेडिकल संस्थाएं हैं वो कर चुकी हैं। WHO उत्तर प्रदेश की जी है, उसकी WHO 2 बार तारीफ कर चुकी है। हमारी सरकार इस विषय को लेकर के बेहद गंभीर है और लगातार बेडों की संख्या भी बढ़ा रही है और वैक्सीनेशन की संख्या भी बढ़ा रही है। आपकी तैयारियां ऐसी हैं कि आप लोगों की जान बचा सकें, क्योंकि BHU में आपके पास बेड नहीं है।
मेज पे लिटा के बच्चों का इलाज शुरू हो गया, वो भी तब जब अभी स्थिति सामान्य है। मेरी चिंता है ये। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये विषय में दूसरा पक्ष, अगर मेरी पूरी बात अगर आप आने देंगे तो हमें लग रहा है पूरी बात साफ हो जाएगी। लेकिन दूसरा पक्ष जो समाज का है, तो मुझे ये कहने में बहुत ही चिंता हो रही है। समाज उतना ज्यादा जागरूक नहीं है जितना होना चाहिए। लगातार 2 अटैक हो चुके हैं कोरोना के। देश ने और पूरे उत्तर प्रदेश के समाज ने देखा है किस प्रकार से उसने आक्रमण किया। हमारे बीच से लोकप्रिय लोगों को, समाज के लोगों को हमसे छीना है। हमको जागरूक हो जाना चाहिए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये विषय जो हमारी सरकार बार बार दोहरा रही है, इस विषय में जागरूक होना चाहिए, इस विषय में चिंता करनी चाहिए। लेकिन अभी समाज में वो चीज है नहीं। हम लोग जो है पुलिस के बल पर सरकार कैसे वैक्सीनेशन वो मास्क लगवा सकती है? आप क्या ये आश्वस्त कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को कि तीसरी लहर का अगर विकराल स्वरूप हुआ तो आपकी तैयारी है, जो कि वैसे अभी दिख नहीं रही है? अब आपने अंदर अंदर कुछ कर रखा हो तो आई डोंट नो। नहीं, देखिए, बहुत ही ईमानदारी से सरकार के काम पर किसी प्रकार का हमें लग रहा प्रश्न चिन्ह खड़ा करना उचित नहीं है। बेहतर काम कर रही है हमारी सरकार। बता रहे हैं 10 से 12 डॉक्टर आशुतोष वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, बच्चों के डॉक्टर भी हैं और इत्तेफाक से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। डॉक्टर वर्मा, अभी मैंने आपको BHU की बात बताई, निश्चित तौर पर आपने भी ये रिपोर्ट पढ़ी होगी। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। चिंता किसकी? बच्चों की, क्योंकि वो अपने से अपना देखभाल नहीं कर सकते हैं। अगर वो इस विपरीत स्थिति में फंसे तो हमें इस हालात में क्या करना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि उचित तैयारी है? जब अभी इलाज नहीं शुरू हुआ है, वहाँ अस्पताल में बेड फुल हो गई, मेज पे बच्चे लिटाए जा रहे हैं, तो चिंता वाली बात है। ब्रिजेश जी धन्यवाद। ब्रिजेश जी, पहले मैं एक चिकित्सक के नाते आपको इस बात की बता दूं कि आज ही मैंने दोपहर में एक ऐसी बच्ची को देखा जिसकी माँ बाप इसलिए आए थे कि उसको कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन किसी डॉक्टर ने उसको खांसी आने पे एक एक्सरे करवा लिया, उसके बाद उसका CT स्कैन करा लिया, और आप यकीन नहीं मानेंगे वो बच्ची का ऑक्सीजन लेवल 95% के ऊपर चल रहा है और उसमें बहुत बड़ा निमोनिया बन गया है। और इसने हमारी रूह कांप दी कि इस बच्ची के अंदर परेशानी नहीं है और इतना बड़ा निमोनिया बना हुआ है। इसका मतलब ये कोई नॉक करके नहीं आने वाला ये है। कोई RT-PCR आपने कराया उसका टेस्ट? हमने आज उसको भेजा है और उसको देखेंगे हम लोग क्या करना पर है। एक चिंता वाली बात क्या है, जैसे बनारस में मैंने 2-3 डॉक्टरों से बात की जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी, तो डॉक्टर अशोक राय हैं, बाल रोग विशेषज्ञ, वहीं पे कार्यरत हैं, तो उन्होंने कहा RT-PCR मिश्रा जी निगेटिव आ रही है, मैं क्या करूं? तो मैंने उनसे कहा CT स्कैन करा के देखो, शायद कोई पॉसिबिलिटी हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, उससे परेशानी ये है कि जो बच्चों में ज़्यादातर केसेस आ रहे हैं वो पेट में इन्फेक्शन की तरीके से आ रहे हैं। RT-PCR जब हम लोग करते हैं, हालांकि ये भी चिकित्सक महोदय बताएंगे, तो वो लोकल हम लोग या तो नाक से या मुंह से लेते हैं जहाँ पे कोलोनाइजेशन होता है, बैक्टीरिया या वायरस रहता है। अब पेट में या तो आप नली डाल के पानी निकाल के उसका RT-PCR करो, या लैट्रिन के रास्ते में पानी डाल के उसका निकाल के RT-PCR करो। इसलिए बच्चों में RT-PCR पॉजिटिव आना नहीं इतना संभव है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि नॉक करके कोई चीज़ नहीं आ रही है और दबे पांव वो आ चुकी है। अब परेशानी यह है कि अगर आप लखनऊ में रहते हैं या उत्तर प्रदेश की जनता का हालत देख लीजिए, सारे मार्केट खुल चुके हैं, सारे मॉल खुल चुके हैं, सारे लोग आ रहे हैं। क्या कोरोना की गाइडलाइन है? जब सरकार बैठी हुई चीज़ों को खुद ही नहीं टाइट कर पा रही है तो वो क्या व्यवस्था कराएगी? और बहुत खतरनाक स्थिति यह है, जो पीडियाट्रिक ICU की बात करते हैं, पीडियाट्रिक ICU को चलाने के लिए एक सुपर स्पेशलाइजेशन चाहिए, उतने तो डॉक्टर ही नहीं है हमारे पास में, एक्सपर्ट नहीं है। देखिए, जो बड़े लोग वेंटिलेटर चलाते हैं और बच्चों में जमीन आसमान का अंतर है। उसमें भी तो मैं हम पढ़ रहा कैसे था काम कि करेंगे? घपला घोटाला हो गया, 58 करोड़ की वो आपके खाली है, किसी ने दलाली का हुआ है। तो मैं दलालों से बहुत परेशान हूँ उत्तर प्रदेश में। तो आप ये समझ लीजिए, और मात्र 1% लोगों को वैक्सीनेशन लगा हुआ है। ओके, डॉक्टर वैभव खन्ना के पास चलते हैं, उनके पास भी तमाम जानकारियां इस विषय पर रहती हैं। डॉक्टर वैभव खन्ना, ये तीसरी लहर जो दुनिया भर में आई हुई है, विशेष तौर पर इंडोनेशिया देख लें आप, थाईलैंड से लेकर नीदरलैंड देख लें, और कोलंबो से लेकर कोलंबिया तक देख लें, स्थितियां हर जगह बिगड़ रही हैं और ये बहुत चिंता की बात है। अब मुझे फिक्र हो रही है। देखिए विजय जी, पिछली डिबेट में भी हम लोगों ने बात की थी, ये कहा था कि ये जो वायरस है ये दोबारा आएगा, कोई इसमें अनहोनी नहीं है, आएगा और नए रूप में आएगा। जैसे ही आप अपना डिफेंस मजबूत करेंगे, इमीडिएटली म्यूटेशन होगा एंड दे विल ट्राई टू पेनिट्रेट थ्रू योर जो डिफेंस है। तो जो आपकी वैक्सीन्स हैं वो 100% तो पहले भी नहीं थी, लेकिन जितनी पहले थी आप उससे मांगती उससे कम हो सकती हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो जो डिफेंस आपकी वैक्सीन की है, अकेले उसके भरोसे पे हमको डिपेंड नहीं रहना है,
इसलिए जिस कंट्रीज में इवन रशिया के अंदर जो वैक्सीन लग रही हैं उसके बावजूद भी मोर्टेलिटी भी हो रही है और इन्फेक्शन भी फैल रहा है, और कंट्रीज में फैलेगा तो नई चीज नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना था, आरटीपीसीआर जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आरटीपीसीआर भी जो कि वो पुराना टेस्ट है, जब नई वेरिएशन आ गई तो जरूरी नहीं कि नए वेरिएंट को पकड़े। हमको होलिस्टिक में चलना है, मरीज की एज, पेशेंट की सिम्टम्स, पेशेंट की डायग्नोसिस, उसके एक्सरे, सीटी स्कैन, सब पे देख के हमको चलना है। अकेले एक रिपोर्ट पे हम नहीं डिपेंड कर सकते इस बीमारी में। तो ये तो वेल नोन फैक्ट्स हैं और बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सरकार की प्रॉब्लम ये है कि सरकार को खोलना पड़ेगा, अदरवाइज बिजनेस कहाँ करेंगे लोग। और पब्लिक जो है वो 1.5 साल से घुट गई है, वो समझ में नहीं आ रहा है। जहां मौका मिल रहा है कि भाई मैं किसी तरह सांस लूं और बाहर भागूं, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इसको अपने आप को डिफेंस करूं। करना पड़ेगा डॉक्टर और बचाऊं। साहब, जान से कोई बड़ा पहाड़ पे जा ज्यादा रहा जरूरी है, कुछ कोई नहीं हो चीन के लिए जा रहा सकता है। है। 1 साल 2 आप साल बिल्कुल 4 ठीक कह साल रहे हैं। कितना भी हो, आपको करना तो पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है, देखिए वही मैं बता रहा हूं आपसे, हुआ क्या है, इंडिया ही नहीं बहुत सारी कंट्रीज ने अपने आप को खोल दिया और कहा कि हम अभी हो रहा था, इंग्लैंड में हो रहा था, टेनिस मैच हो रहा था, तो सब लोग भीड़ थी और देख रहे थे। तो गलत था डॉक्टर साहब। प्रॉब्लम आई है। आज और वही हम इंग्लैंड लोग घुटनों पर आए, करूंगा। 35-36 हजार केस जनता पर से डे अपील आ रहे हैं। करूंगा। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने राइट टाइम पे मुद्दा फिर उठाया है जी। और अच्छी बात यह है कि आप खुद भी ग्रेजुअली इतना सीख गए हैं कि बड़े अच्छी एडवाइस देने लगे हैं टीवी पे। मुझे तो लगता है कि अगर मैं पत्रकारिता छोड़ूंगा तो आप लोग की शागिर्दी कर लूंगा, आप लोग की शागिर्दी कर लूंगा। हाँ, नहीं, आप तो भाई हैं, कभी भी ऑलमोस्ट वेलकम, लेकिन आप पत्रकारिता में जो हैं वो बड़ा अच्छा काम इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये काम आसान नहीं है। करेक्ट। जो आप सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग से भी रिक्वेस्ट करते हैं और हम लोग को भी जगाते हैं कि डॉक्टर साहब उठिए, फिर से तैयार हो जाइए और लोगों की सेवा कीजिए जो पहले कर रहे थे। करेक्ट। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी का रुख करना चाहूंगा। जी डॉक्टर नरेंद्र सैनी, बहुत शुक्रिया आपका। सर, तीसरी लहर लगभग आ चुकी है। दूसरी लहर में मैंने देखा कि आप किन मुश्किलों के बीच लड़ते रहे। क्या वो आप में जज्बा अभी बाकी है तीसरी लहर से लड़ने का? और वो लगभग आ चुकी है, तैयारियां वही हैं सर, मुसीबतें फिर उससे विकराल हैं और इस बार हमारे बच्चे परेशानी में पड़ने वाले हैं। मुझे दुख है इस बात का। देखिए, आपने मुझसे 2 क्वेश्चन किए कि आप लोग तैयार हैं। मैं आप सारे अपने देशवासियों को, यूपी के लोगों को और बाकी लोगों की जो आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मेरे जैसे डॉक्टर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स और मेरे सारे संबंधी जो मेरे सामने में बैठे हैं, हम सब जी जान से जिस तरीके से पहली दूसरी में लड़ाई लड़ी थी उसी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, इसको जीतेंगे भी। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि हमारे पॉलिटिशियन भाई नहीं समझते अभी भी। जी। अभी मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से बात सुनी, आपके इतना कहने के बावजूद भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि कांवड़ यात्रा को करना चाहिए। उन्होंने एक तर्क दिया, मैं उसी बात पे आना चाहता हूं। उन्होंने तर्क दिया कि समाज जागरूक नहीं है। मानते हैं हम समाज जागरूक नहीं है, सरकारें किस लिए होती हैं? हमारे पास पुराने आंकड़े हैं। वो आंकड़े हैं कि जब चुनाव हुए यूपी में या बाहर बंगाल में चुनाव हुए या वहां पर हमने वो कुंभ का मेला किया, तो उसके द्वारा यहां पर पूरी की पूरी सेकेंड वेव के सबसे बड़े कारण थे। अब हमें मालूम है कि कोई इस तरीके की भी जो समाज, जो ये राजनीतिक या कह दें या धर्म के नाम पर कुछ भी कांग्रीगेशन होती है, उसको हमें रोकना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़े कारण होते हैं इन सबको बढ़ाने के लिए। ये हम सब जानते हैं। थर्ड वेव आएगी, जो आपने कहा, इससे ज्यादा घातक होगी, ये सभी जानते हैं। हमारे प्रवक्ता भी, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि यह समाज जागरूक नहीं है। तो समाज जागरूक नहीं है तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर कौन अपनाएगा? सर, आपको पता है आज हमारी सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो स्वतः संज्ञान लिया कांवड़ यात्रा का और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। मैं विनती करता हूं हाथ जोड़ के सरकार से कि कृपया इस बार कांवड़ यात्रा के आयोजन से बचिए। लोग अपने घरों में कांवड़ यात्रा कर लें, ईश्वर की आराधना करें। हम भारी मुसीबत में हैं। सर, इसी के द्वारा मैं इन सारे पॉलिटिशियन से हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि हर डॉक्टर अपनी जान लगा देगा
यदि कोई भी ऐसी दोबारा से आती है कि हम अपने तन मन धन सब तरीके से हम काम करेंगे, लेकिन ये जो हमारे पॉलिटिकल भाई हैं जिनके हाथ में पावर है इस चीजों को इंप्लीमेंट करने की, कम से कम कावड़ यात्रा को तो रोकिए। ये कोई रिलीजियस चीज नहीं है। जब किसी की मौत हो जाती है तो वो वापस नहीं आता इंसान, वो जो चला गया वो चला गया इस दुनिया से। बचना चाहिए सर, हमने उसको रोकना है, और उसको रोकने का एक ही तरीका है बचाव। और दूसरी मेरी है, आपने बड़े जोर शोर से कहा कि हम वैक्सीनेशन करेंगे, 1 करोड़ वैक्सीनेशन 1 जुलाई से लगेगा, लेकिन हम कहां पहुंच गए हैं? हम कहां 50-70 लाख से पहुंचे थे, आज की तारीख में 30 लाख 20 लाख हम नीचे चलते जा रहे हैं। और ये हम सारे जानते हैं कि यदि वैक्सीनेशन फास्ट नहीं किया गया, जल्दी नहीं किया गया, तो जो वायरस में चेंजेस आएंगे वो बहुत ज्यादा घातक होंगे, क्योंकि वायरस जितना उसको हम टाइम देंगे, जितना वैक्सीनेशन में टाइम लगाएंगे, उतना ही घातक होगा। बहुत शुक्रिया आपका सर। हमने उदाहरण दिया इंग्लैंड का कि वहां पे मैचेस हुए जहां पर लोग इकट्ठे हुए, वो भी उदाहरण हमारे सामने गलत है सर, वो भी नहीं होना चाहिए था। इंग्लैंड ने गलत परिपाटी प्रस्तुत की है। पूरे यूरोप में आज हालात खराब हैं, नीदरलैंड में 8 गुना केसेस बढ़ गए। सर देखिए उन सब चीजों से क्या हुआ। दूसरा, उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज हमारे से ज्यादा अच्छी हैं, और फिर भी वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। और हमारा हाल तो देख चुके हैं सेकंड वेव में कितनी जानों को बचाया जा सकता था यदि हमने वो इलेक्शन नहीं किए होते, या हमने ये कुंभ के मेले को हमने नहीं दिया होती परमिति। तो बहुत धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर सूर्यकांत जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया आपका सर, और बहुत दिनों के बाद आज आपसे साक्षात्कार का अवसर मिला। लोग काफी चिंतित हैं जी, विशेष तौर पर दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है, जिसका वर्णन अभी मैंने किया। उत्तर प्रदेश में भी 1-2 घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो अनयूजुअल हैं। विशेष तौर पर मैंने वाराणसी वाली जो बात बताई है, जो आज अमर उजाला में छपी भी है विद फोटोग्राफ एविडेंस के साथ, ये बड़ी हतप्रभ करती है, क्योंकि सिम्टम्स कोरोना वाले दिख तो रहे हैं, लेकिन RT-PCR निगेटिव है और अधिकांश बच्चे हैं उसमें, छोटी उम्र के। ये बात थोड़ी चिंताजनक है। आपका अनुभव, आपकी जानकारी, आपकी सलाह? देखिए ब्रजेश जी, एक तो मुझे लगता है कि वाकई में कई मेडिकल और हेल्थ इंस्टीट्यूट को एक विजिटिंग प्रोफेसर आपका बना देना चाहिए, कोरोना विजिटिंग प्रोफेसर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इतनी जानकारी हो गई आपको कि डॉक्टर अशोक राय, वो हमारे आईएमए के भी बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं आईएमए के, वो बच्चों के डॉक्टर हैं। आशुतोष जी को बुलाया आपने, ये भी बच्चों के डॉक्टर हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछली बार मैंने जब आपसे तीसरी लहर पर जिक्र हुई थी, तो मैंने कहा था तीसरी लहर के 3 उपाय। तो मैंने सोचा कि अगली बार जाऊं तो अगर 3 पे ही अटक जाऊंगा तो ब्रजेश जी कहेंगे भाई डॉक्टर सूर्यकांत नया क्या लाए आप। तो मैं इस बार कह रहा हूं कि तीसरी लहर के 3 उपाय थे, एक बोनस में लाया हूं, अब तीसरी लहर के 4 उपाय। तो देखिए, पहली जो कोरोना वायरस आया वो तो प्रकृति की देन था। वास्तव में बिल्कुल सही है कि कोरोना आया तो प्रकृति की देन था, लेकिन उसकी जो लहरें हम पैदा कर रहे हैं वो अपनी प्रवृत्ति के कारण कह रहे हैं। तो कोरोना प्रकृति की देन है, और उसकी लहरें जो लगातार आएंगी या आने वाली हैं वो हमारी प्रवृत्ति की देन है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कोरोना कोई अपने आप नहीं आएगा। लोग शादी विवाह में निमंत्रण पत्र छपाते थे, हमें लगता आदत वही पड़ी हुई है, 50 की शादियां निपटाते रहे 1.5 साल, और आदत पड़ी थी 500 कार्ड छपवाने की, 1000 कार्ड छपवाने की, और पूरे के पूरे हमको लगता कोरोना के लिए ही छपवा दे रहे हैं कि भाई आओ हम तो इंतजार कर रहे हैं। देखिए, 3 उपाय मैंने पिछली बार क्या बताए थे वो रिपीट करता हूँ, चौथा उपाय मैं बताता हूँ। पहला उपाय जो वैक्सीन का है, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल वैक्सीन, मैं अपनी भाषा में कहता हूं इसको बायोलॉजिकल वैक्सीन। वैक्सीन की स्थिति यह है कि हमारे देश में, अभी मैं डॉक्टर सैनी कह रहे थे, बिल्कुल सहमत हूं, 21 जून को जब मेगा लॉन्च हुई थी वैक्सीन की, उसमें उस दिन जो है वो 80 लाख से ऊपर वैक्सीन लगी थी, लेकिन अभी तो 25-30 लाख चल रही हैं, और तो हम डिक्लाइन हो रहा है लगातार। जी, हम उस पेस पे नहीं जा पा रहे हैं। हमें अगर वास्तव में हार्ड इम्यूनिटी क्रिएट करनी है तो 1 करोड़ वैक्सीनेशन पर डे लगाना पड़ेगा, जिसकी फैसिलिटी, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। दूसरी बात, अभी जो वैक्सीन लगी हैं वो करीब जो पूरी दोनों डोज लगी हैं वो केवल 6% पॉपुलेशन को लगी हैं, और अगर हम सिंगल डोज की बात करें तो 22% लगी हैं। तो हमारा टारगेट जो है वो हर्ड इम्यूनिटी का अभी वैक्सीनेशन से बहुत दूर है। एक बात, हाँ, 80% आबादी बिना वैक्सीनेशन के है इस वक्त आपकी। जी, दूसरी वैक्सीन की जो हमने बात की थी पिछली बार, दूसरा उपाय तीसरी लहर की, वो हमारा था, वो था सोशल वैक्सीन। सोशल वैक्सीन यानी कि मास्क लगाना, नमस्ते करना, हाथ धोना और 2 गज की दूरी बनाना, वो अब कोई पालन कर नहीं रहा है।
हमें तो लगता है लोग कहने लगे हैं कि साहब आदमी की डेफिनेशन ही है सोशल एनिमल, और आप सोशल ही हटा देंगे, सोशलाइजेशन हटा देंगे तो हम एनिमल हो जाएंगे। तो वो सोशल एनिमल बना रहना चाहते हैं, बड़ी मुश्किल समस्या है। तो ये देखिए, सोशल वैक्सीन का हम पालन नहीं कर रहे हैं, ये तो बात तय है, लेकिन हमें करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम चाहे कितने मोनोटोनस लाइफ जी रहे हों, अरे भाई हमको भी तो देखिए, हम कौन सी मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं, हम भी तो मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं। वही पीपी किट, वही N95 मास्क, वही कोविड के मरीज, वही सब कुछ। तो ये थोड़ा सा हमें सब्र करना पड़ेगा, सोशल वैक्सीन को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा उपाय जो हमने पिछली बताया था, न्यूट्रिशन की वैक्सीन। न्यूट्रिशन ठीक है, वो रातों रात पैदा नहीं होता, धीरे धीरे पैदा होता है। अभी भी हमारे पास समय है, हम हफ्ता दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में अपने न्यूट्रिशन को और अच्छा करके इम्यूनिटी अपनी बढ़ा सकते हैं। चौथी चीज जो मैं लाया हूं वो बहुत साइंटिफिकली और एविडेंस बेस्ड लाया हूं, कोई मेरा ऐसा नहीं कि व्हिमसिकल है। वो ये है कि मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2020 अगर आप याद करें तो देश के 19 हम डॉक्टरों ने एक वाइट पेपर लिखा था आइवरमेक्टिन पे। वो वाइट पेपर जुलाई में पब्लिश हुआ, उसके बाद WHO की वेबसाइट पे भी उसको स्थान मिला, और उसी वाइट पेपर के वैज्ञानिक आधार पर 6 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने आइवरमेक्टिन ट्रीटमेंट, कोविड के ट्रीटमेंट के लिए आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन का जियो बनाया, जो हम ही लोगों ने जियो उसको बनाया था। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को कि उन्होंने हमारी बात मानी और आइवरमेक्टिन को बहुत किया, और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसी आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन से उत्तर प्रदेश वासियों की जान बची है, जो हम लोगों ने 100% सहमत, जो हम लोगों ने बनाया था, और आज उसकी प्रशंसा पूरे अमेरिका से लेकर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक हो रही है। आइवरमेक्टिन इज एक्चुअल गेम चेंजर डॉक्टर साहब जी। और पिछली बार तो डॉक्टर सूर्यकांत को आपने नाम ही दे दिया था कि डॉक्टर आइवरमेक्टिन सूर्यकांत। तो मैं आपको बता दूं कि चिंता है, अभी बांग्लादेश में एक स्टडी छपी है, उन्होंने क्या किया कि हेल्थ केयर वर्कर, हालांकि मास प्रोफाइलेक्सिस नहीं है, हेल्थ केयर वर्कर पर उन्होंने कहा कि अगर हम करीब 600 डॉक्टरों को और 600 हेल्थ केयर वर्कर्स को उन्होंने आइवरमेक्टिन दी, बाकी 600 को नहीं दी। जिन 600 को दी उसमें 3 महीने तक फॉलो किया, और वो भी अपने भयंकर उस कोविड के दौरान, और एक व्यक्ति को भी कोविड नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, खासतौर पे 18 साल के नीचे, क्योंकि अब प्रेग्नेंट लेडी को भी लगने लगी है, लैक्टेटिंग मदर को भी लगनी है, तो केवल 18 साल से जो लोग नीचे हैं उनको वैक्सीन अभी बिल्कुल नहीं है। इनका समय आ गया है कि वंस वीक आइवरमेक्टिन प्रोफाइलेक्सिस कल से शुरू कर देनी चाहिए। एक सवाल और है जो पूछा जा रहा है जी, हमने मान लीजिए वैक्सीन की सिंगल डोज या डबल डोज ली है जी, अब आइवरमेक्टिन लें कि ना लें? बिल्कुल ले सकते हैं, मैं खुद लेता हूं। डॉक्टर सूर्यकांत हर महीने की 11 तारीख को लेते हैं, अभी तो 1 वीक का प्रोटोकॉल है जो मैं मेंटेन कर रहा हूं, लेकिन हम लेते हैं हमारे घर पर। एक दिन खाते हो कि महीने में? अभी मैं महीने में खाता हूं, लेकिन आज मैं जो प्रोपेगेट करने जा रहा हूं वो 1 वीक, हफ्ते में एक बार जी। बच्चों को कैसे किया मैं बताता हूं, 3 कैटेगरी में मैंने बांटा है। 18 साल से 12 साल से 18 साल के बीच में 12 मिलीग्राम की टैबलेट हफ्ते में एक बार लेते रहिए। बच्चे की उम्र 12 से 18 साल है तो जी मैं बता रहा हूं 12 से 18 साल के बीच में 12 से 18 12 मिलीग्राम की गोली हफ्ते में एक दिन, रात के खाना खाने के 2 घंटे बाद, तब तक हफ्ते में एक दिन लेते रहिए जब तक ये कोरोना की लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं। कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं। 40 साल से ये दवा पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बच्चे की उम्र 12 साल से कम है तो 6 साल और 12 साल के बीच में 6 मिलीग्राम की गोली, यानी आधी कर दीजिए, 6 मिलीग्राम की गोली, और ये दे दीजिए इनसे 12 से 18 साल के बीच में हफ्ते में एक बार। और ये तो 2 साल तक के बच्चे को दी जा सकती है, तो 2 साल से और 6 साल के बीच में बच्चों को 3 मिलीग्राम। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 3 6 12। 2 साल से 6 साल के बीच में 3 मिलीग्राम, और 6 साल से 12 मिलीग्राम के बीच में 12 मिलीग्राम, और 12 साल से 18 के बीच में। अभी गोवा एक ऐसी स्टेट है जिसने प्रोफाइल, देखिए महाराष्ट्र के बगल में है, और गोवा बचा ले गया, महाराष्ट्र नहीं बचा पाया। गोवा ने दिखा दिया है, उसने अपने सब लोगों को ओवरऑल 1 to all 2 साल से चाहते हैं कि आइवरमेक्टिन बांटी जाए और लोगों को खिलाई जाए। बिल्कुल बांटी जानी चाहिए। आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन से हर्ड इम्यूनिटी अभी आप क्रिएट नहीं कर पाए हैं। सीरो सर्वे से भी बहुत ज्यादा हमें ऐसा लगता नहीं कि 20। करेक्ट सर, नेक्स्ट राउंड में आपसे और दिलचस्प जानकारियां लेंगे। आपने बहुत शानदार बात कही। वीरेन जी, आज आप सुबह मीटिंग में काफी चिंतित थे कोरोना को लेकर, तो दुनिया भर के जो आंकड़े बड़े हैरान करने वाले हैं। कल तक जो इजराइल बड़ा ऐंठा घूम रहा था और बड़ा आकड़ रहा था कि कोरोना का समूल नाश कर दिया, आज इजराइल में लॉकडाउन की स्थिति है। उनके 5 शहर, एक तो छोटा सा देश भी है, 5 शहर डॉक्टर साहब रेड जोन में चले गए हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मास्क कह दिया था कि ना लगाइए। अब हमने
कोरोना का समूल नाश कर दिया। आज इजराइल में हालात इतने ख़राब हैं, इंडोनेशिया की स्थिति मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो उत्तर प्रदेश में भी वीरेंद्र जी, जो BHU के इमरजेंसी वार्ड में जो चिल्ड्रन वार्ड है, वहाँ स्थितियाँ काफ़ी ख़राब पाई गई। हालांकि उन बच्चों में कोरोना नहीं पाया गया है RT-PCR में, लेकिन ये किस तरह के सिम्टम है कि बच्चे अचानक से बड़ी संख्या में बीमार होने लगे? देखिए, दुनिया में अभी 3 लाख तक संख्या घटकर आ गई थी, पर डे मरीज मिल रहे थे, लेकिन अब ये संख्या फिर से 9 लाख के करीब पहुंच गई है कि मरीज आज की तारीख में 9 लाख पूरी दुनिया में मिल रहे हैं। और अगर भारत में देखा जाए तो आज 31,443 मरीज आए हैं और उत्तर प्रदेश मात्र 59 मरीज मिले हैं यूपी में। तो इस दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा है। अगर आप देखें, दूसरा, भारत के अगल बगल जो 2 देश हैं, खासतौर से बांग्लादेश, वहाँ आज 13,000 नए मरीज मिले हैं और इंडोनेशिया में 40,000 आज मरीज आए हैं। तो ये संकेत है कि हमारे अगल बगल एकदम खतरा मौजूद है और हम उसकी जद में मंडरा रहा है। अब भारत की बात करें तो बात यह है कि कोरोना तो हमसे दूर चला गया था, लेकिन कुछ लोगों को यह लगता था कि वो रूठ कर चला गया है। तो आजकल लोग उसको मनाने के लिए कुल्लू मनाली से लेके आसाम और कहाँ कहाँ जा रहे हैं कोरोना को मनाने के लिए, हिल स्टेशनों पर। अच्छा, हमारे यहाँ का आदमी ब्रजेश जी बिना आनंद के रह भी नहीं सकता, उसको आनंद चाहिए। चूँकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो ठंडे इलाके में जाना है, आनंद लेना है। फेसबुक पे वो डालता है कि आज ठंडी हवा का आनंद लेते हुए देहरादून में और उत्तराखंड में और सिक्किम में और कहाँ कहाँ पूर्वोत्तर के राज्यों में। तो तीसरी लहर कैसे आएगी? तीसरी लहर को ऐसे ही लोग लाएंगे। तीसरी लहर आने को तैयार नहीं है भारत में, लेकिन यहाँ के लोग परेशान हैं कि किसी तरह से वो आ जाए। अच्छा, दूसरा, यूपी की बात करिए आप। भारत के पास तो अभी संभलने का बहुत वक्त है, अगर वो संभलना चाहे। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो दवाओं से भी संभल सकता है और संक्रमण को फैलने से रोक भी सकता है। लेकिन यूपी में तीसरी लहर की तैयारी सरकार के अफसर घोटालों से कर रहे हैं। 11 लाख का माल वो 22 लाख में खरीदते हैं। RT-PCR की मशीनें महंगी खरीदी जाती हैं। तमाम सारे सोशल मीडिया में चीज़ें छाई हुई हैं। अब बात आती है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के 43 जिले कोरोना मुक्त हैं, वहाँ एक भी मरीज नहीं है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये भी आच्छादित हो जाएंगे अगर हम आप संभलेंगे नहीं, उपाय नहीं करेंगे लोग। तो कुल मिलाकर ये है कि भाई जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण में भी खूब भीड़ जुट रही है और सरकार चिल्ला रही है कि कोरोना रोको उपाय। अभी ब्लॉक प्रमुखी का भी शपथ ग्रहण होना है, वहाँ भी समर्थकों के साथ दलबल से पहुँचेंगे। बाजार में किस तरह प्रोटोकॉल पालन हो रहा है आप देख ही रहे हैं, रोज़ तस्वीरें निकलती हैं जी। तो हम आप खुद बुलाने पे आमादा हैं तीसरी लहर को। और दूसरी लहर में लोगों ने देखा है कि 4 लाख केस भारत में रोज आ रहे थे और तमाम हमारे लोग सड़कों पर मर गए। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, बेड नहीं मिला। उसके बावजूद अगर हम चिंता नहीं कर रहे हैं तो हम खतरा मोल लेंगे। पर आपको कहाँ लगता है कि कौन चिंता करता हुआ दिख रहा है? बल्कि लोग गुस्सा कर रहे हैं कि ये कोरोना पे डिबेट क्यों कर रहे हो? कुछ जनसंख्या नीति पे कर लेते, कुछ आतंकवादियों पे बात कर लो, कुछ हिंदू मुसलमान पे कर लो। सुधरे ही नहीं, मैं क्या करूं इनका? देखिए, लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि पिछली 2 लहरों में आपने देखा जिनके पास पैसा था वो सरकारी सिस्टम के भरोसे नहीं रहे। कोई मेदांता गया, कोई अपोलो गया, कोई सहारा गया। बढ़िया अस्पतालों में विधायक, मंत्री, सब इन लोगों ने, अफसरों ने बेड कब्जा कर लिया। लोगों को बेड मिलना नहीं और जिन्हें मिला उन्हें ठेली ठेला में मिला, किसी को भावराव देहवरस में मिला, किसी को कहीं मिला सरकारी तंत्र में, किसी बलरामपुर में मिला, पड़े रहो गर्म पानी तक नहीं मिला। तमाम सारी शिकायतें आती रहीं। तो अगर आप फिर वही दृश्य चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो अकेले रह भी नहीं पाएंगे हॉस्पिटल में, उनको माँ बाप की ज़रूरत होगी।
सरकार कहेगी भाई हम तो देखो कोरोना के बाद आपको मुफ्त राशन दिए और मुफ्त में तमाम सारी चीज़ें दे रहे हैं हमारे बस में जो है। और जो घटना हुई आपने देखा, दफनाने तक को जगह तो मिली नहीं। अब पता नहीं कैसे लोग इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। बच्चों के लिए कह रहे हैं 100-100 बेड का अस्पताल बना रहे हैं। अरे जब जिलों की आबादी 30-30 लाख 40-40 लाख है तो 100 बेड के अस्पताल क्या कर लेगा उसका? नहीं, कौन सा अस्पताल बनाए थे कि बीएचयू में चिल्ड्रन वार्ड भर गया, वो भी तब जब अभी लहर नहीं है, मेज पे लिटा के बच्चों का इलाज चल रहा है। भाई अस्पताल के बजाय अगर डॉक्टर साहब के नुस्खे पर आप अमल करें तो लोग ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि यही डॉक्टर सूर्यकांत हैं और तमाम सारे डॉक्टर हैं जिनकी सलाह से लोगों ने घरों में इलाज पाया और अपना जीवन बचाया। भाई हम लोग तो अपना फर्ज निभाएंगे, इन सबको परमानेंट बिठाएंगे चैनल पे, ऑनलाइन इलाज दिलाएंगे इनको। ब्रजेश जी, लोग तो ये कहते हैं, पूछते भैया तुम्हें कोरोना भवा रहा तो कहीं हाँ हुआ था, तो कहीं अस्पताल गए हो, कहीं नहीं भैया हम तो घर ही पे ठीक हो गए, कहीं भैया बहुत अच्छा भवा अस्पताल गए होते हो तो पता नहीं लौट के होते हो कि ना होते हो। तो जब जनता में ये बात चर्चा में है, जनता को डर लगने लगा अस्पताल के इलाज से, तब आप सोचिए कि अब ये तीसरी लहर में क्या हश्र होगा। और अस्पताल लोग डर डर के जाएंगे। ये तो वही है कि राजू श्रीवास्तव के तरह कि भैया तुम्हें कब्ज है कहा, पेट सफा ले और हर रोग दफा। तो ये उसी तरह का सिस्टम चल रहा है कि जो चीज़ से काम चल जाए बस उसी को बढ़िया लगाते रहो जी। बहरहाल गुलजार साहब ने कुछ लाइनें लिखी हैं कोरोना के कहर पर और हमारे आपके सतर्कता पर, मैं उसको सुनाता हूं आपको कि मौत से आंख मिलाने की ज़रूरत क्या है, और सबको मालूम है कि बाहर की हवा है कातिल और यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो और कब्रगाहों को यूं सजाने की ज़रूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफ़ी और यूं गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है, और बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है। बिल्कुल ठीक बात, बड़ी मौजूद बात आपने कही वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राघवेंद्र सिंह जी को स्क्रीन पे लिया जाए। राघवेंद्र जी, इस पैनल पे तमाम प्रतिष्ठित डॉक्टर जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिन्होंने जान जोखिम में लगा दी, जिनके अनुभव हैं, जिनकी सलाहें हैं, ये सलाहें बहुत उपयोगी हैं। आप इस डिबेट के माध्यम से जो कुछ भी सलाहें आ रही हैं, आपको भले ही नापसंद हों वो, लेकिन मेरी आपसे अपील है कि उन्हें उत्तर प्रदेश की आपकी सरकार तक पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि तत्काल प्रभाव से उनको तैयारियां कर लेनी चाहिए जिलों में, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर। जैसे कि आप लोगों ने अभी ब्लॉक प्रमुख चुनाव कितने अच्छे तरीके से जीत लिया, जिला पंचायत चुनाव कितने बढ़िया तरीके से 24 घंटे के अंदर से जीत लिया, उस प्रकार से आप कोरोना से भी जीतिए। देखिए, हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से इस विषय में काम कर रही है और दृढ़ संकल्पित है आगे आने वाली समस्या, ईश्वर न करे ऐसी कोई समस्या है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश और देश में तीसरी लहर के रूप में सामने आए, लेकिन हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो। हमारे मुख्यमंत्री जी प्रत्येक जिले में इस विषय को लेकर बैठकें कर रहे हैं और अभी जो आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि लगातार वैक्सीनेशन भी हमारे यहाँ हो रहा है और जो टेस्टिंग भी लगातार चल रही है। तो देखिए, ये विषय तो सरकार का पक्ष है, लेकिन दूसरी बात ये है कि हम चलनी में गाय दुहें और गाय को दोष दें, ये हमें लग रहा है कि ब्रजेश जी उचित नहीं है। जनता की भी बहुत जिम्मेदारी है। अगर हम 2 गज की दूरी और मास्क लगा करके रहते हैं तो इसमें हमें लग रहा है कि हमको किसी चिकित्सा की आवश्यकता नहीं। तो आप कांवड़ यात्रा को अनुमति क्यों दे रहे हैं? फिर आप जनता को कह रहे हैं जागरूक भी हो जाओ और कांवड़ यात्रा को मंजूरी भी दे रहे हैं। भाई, रिलीजियस प्रैक्टिस करने का हर व्यक्ति को हक है, लेकिन क्या समाज, देश, राज्य, जनता की जान की कीमत पर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट तक आपको नोटिस दे रहा है। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा को अगर आप इतनी ज्यादा महत्व देंगे, कांवड़ यात्रा को ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। व्यवहारिक बात तो ये 20-25 5 करोड़ लोग जाते हैं राघवेंद्र जी, 5 करोड़ लोग पिछली बार थे। 1 सेकंड रुकिएगा जी, नहीं, मेरी बात हो जाने दीजिए। तो हमें लग रहा पूरी आप बोले, आप अपनी बात कहें। आप इस हक में हैं कि कांवड़ यात्रा हो, चाहे हजारों लोगों की मौत हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं, हजारों लोगों की मौत नहीं होगी। उसमें जो है सबसे पहले तो आरटीपीसीआर टेस्ट को ऐसी बात करें, आरटीपीसीआर कोई गारंटी थोड़ी है, बच्चों में मिल नहीं रहा। देखिए, ये कांवड़ यात्रा करा रहे हैं,
बहनों भाइयों, अपनी रक्षा खुद करना। राघवेंद्र सिंह जी और इनकी सरकार मिलके कांवड़ यात्रा करा रही है, जिम्मेदारी आपकी है। बोलिए राघवेंद्र जी। नहीं, देखिए कांवड़ यात्रा जो है उसमें सबसे पहले तो जो 2 गज की दूरी आप विषय को लेकर के चल रहे हैं, 2 गज की दूरी अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है। दूसरा विषय है कि जो संख्या होती है, इतनी बड़ी संख्या, उससे ज्यादा तो सड़कों में वैसे ही लोग प्रदेश घूमते हैं। व्यवहारिक बात, मेरी बात समझिए। डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी, थैंक यू। 1 मिनट, डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी, सुना आपने हमारे भाई राघवेंद्र सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कांवड़ जरूरी है यात्रा और उसमें 2 गज की दूरी रहती है। अब मैं क्या तो जवाब दूं, आप ही कह दो। देखिए मैं तो बार बार इनसे कहूंगा, यदि ये साइंटिफिक आदमी है, ये खुद भी जाएं। यदि ये समझते हैं कि वहां पे 2 गज की दूरी रहती है, तो ये कावड़ यात्रा खुद करें और फिर देखें कितनी दूरी रहती है। वहां पर कैंप लगे होते हैं, सड़कों पे कैंप लगे होते हैं, वहां पर लोग इकट्ठे बैठते हैं। वहां कहाँ दूरी रहेगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ हम अपने धर्म को इतना ऊंचा, धर्म ऊंचा ही रहना चाहिए, लेकिन धर्म की आड़ में इतने हम ना समझ ना हो जाएं कि लोगों की मौत का कारण बन जाएं। धर्म कहता है कि हम लोगों को बचाएं, धर्म कहता है कि हम इस तरीके से काम करें कि लोगों को फायदा हो, लेकिन ऐसा क्या जिससे नुकसान हो। चाहे मैं कहता हूं कि 10 लोगों की भी जान जाती है उस धर्म से, उस धर्म के नाम से क्या फायदा होगा। तो मेरी गुजारिश तो यही रहेगी, यदि ये थोड़ा समझे, साइंटिफिक एविडेंस पे जाएं, ये अपनी बातों में मत जाएं, साइंटिफिक एविडेंस में जाएं। सर मैं तो शुरू से कह रहा हूं कोरोना विज्ञान से हारेगा, विज्ञापन से नहीं हारेगा। ये खुद कह रहे हैं कि समाज में लोग जागरूक नहीं है। ये कहते हैं कि 2 गज की दूरी रहती है, तो बताइए आप इनको सर, पुराने जितने भी आपके पास कुछ वीडियोस होंगे पुराने, इनको दिखा दीजिए कि कितनी वहां पे दूरी रहती है। जब सर मैं 2500 गांवों का वहां तो कोरोना की दूसरी लहर के मेरे पास हमारे सर्वर पर मौजूद हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को 50 बार आमंत्रित किया हूं कि आओ, मैं दिखाता हूं कि तबाही क्या उत्तर प्रदेश के हमारे बहनों भाइयों ने झेली है। यस डॉक्टर आशुतोष, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सर दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, वो ये कि जब यहाँ पे भीड़ होती है तो वहां पे पूरा का पूरा ट्रैफिक जैम हो जाता है। उस ट्रैफिक जाम में कितने लोग आपस में कितनी दूरी मेंटेन कर सकते हैं, आप ये देखिए। ये डायरेक्ट है कि आपस में होते हैं, दूसरा इनडायरेक्ट, जब जैम सड़कों पे लग जाता है, ये जब कावड़ के लोग जाते हैं, तो आप देखिए कितनी दूरी कहां से मेंटेन होगी। पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं। डॉक्टर आशुतोष जी देखिए, खबरें आती हैं। थैंक यू डॉक्टर सैनी, थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के इस बात को ये बता भी नहीं पा रहे हैं कि जब आज कांवड़ यात्रा इतनी जरूरी हो गई है, तो 2020 में क्या परेशानी थी, 2020 में क्यों नहीं किया कांवड़ यात्रा, उस समय कौन सा कोरोना आ रहा था। जब आज नहीं है तो तब भी नहीं है। आप ये बात बताइए कि कांवड़ यात्रा भी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने आपके नए कैबिनेट के साथ बोला कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, एक छोटी सी गलती हमारी सारी लड़ाई को खत्म कर देगी। तो होर्डिंग लगा तो दी कोरोना खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने साफ साफ बोल दिया, धामी जी ने, कि हम कांवड़ यात्रा खत्म कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया है, सू मोटो मतलब स्वतः संज्ञान लिया है। जब इस तरह पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है उसमें भी उनसे सफाई मांगी गई है। और ये RT-PCR की बात कर रहे हैं ब्रजेश जी। कुंभ में जब पिछली बार हुआ था अप्रैल 2021 में, जिस दिन 13 मार्च 2021 की बात थी, वहां पर 26,000 जांच में हुआ था। 1 महीने के अंदर 1 लाख के ऊपर केसेस हुए और कुंभ खत्म होने के बाद 7,000 मौतें हुई। उसके बाद ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये वक्त भीड़ भाड़ जुटाने का है या संभल जाने का है? नहीं, इसमें तो बहुत लॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ अवॉइड हो सका है, जो चीज़ अनअवॉइडेबल है वो तो मजबूरी है, लेकिन जो चीज़ अवॉइड हो सकती है, जैसे यात्रा है या कोई पब्लिक गैदरिंग्स हैं या इलेक्शंस हैं, तो वो हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। सांकेतिक तौर पर कांवड़ यात्रा कर लो, कारण ना बने जिसमें कि ये कारण हो जाए कि इस बीमारी फैल रही है जी। तो सरकार भी शायद समझेगी, ऑलरेडी कुछ स्टेट ने बंद कर दिया है, मना कर दिया है। हम लोग भी शायद समझ में आएगा कि इतना ज़रूरी नहीं है इसको करना, तो शायद सरकार भी समझेगी इसको और अपना व्यू चेंज करेगी इसके ऊपर, और प्लस थोड़ा वैक्सीनेशन को बढ़ाएगी। डॉक्टर सूर्यकांत ने बहुत अच्छी बात कही, वो सही कहा कि वैक्सीनेशन को बढ़ाना पड़ेगा ही। दैट इज़ द ओनली वे कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, और बाकी जो हम लोग के अंदर इम्यूनिटी आ चुकी है, तो शायद ब्रजेश जी आपने इतना जागरूक किया है, आप मुहिम में लग गए हैं, और डेफिनेटली सरकार के पास बात पहुँचेगी
और सरकार अपना काम जरूर करेगी। अरे बहुत सरकार गुस्सा ने करते वैसे हैं ये लोग इस जब बीच मैं में कोरोना पे डिबेट करता हूं ऑक्सीजनेशन तो के बेड्स बढ़ा आपको दिए हैं। अंदाजा नहीं, बहुत गुस्सा होते हैं जब मैं कोरोना पे डिबेट करता हूं। ओके डॉक्टर सूर्यकांत, आप कुछ मेंशन कर रहे थे, प्लीज आप बताएं लोगों को कि क्या इस वक्त की आवश्यकता डॉक्टर सूर्यकांत क्या है, हमारी प्रायोरिटीज क्या है। हम दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी तो देखें ना। जी, आप देखिए दुनिया के दूसरे मुल्कों में अभी आपने इंडोनेशिया की बात की, आपने इजराइल की बात की। मैं आपको बताऊं बिल्कुल अपना जो कजिन ब्रदर है वाला पाकिस्तान, वहाँ तो चौथी लहर चल रही है, तो वो तो पता नहीं अभी कितनी आएंगी, चौथी चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इजराइल जैसे देश को जो इतना अवेयर है, इतना हर चीज़ में आगे है, उसको मास्क उतार के फिर मास्क लगाना पड़ा। तो भाई अभी तो आपका मास्क उतरा ही नहीं है, अभी तो आप इस स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं कि आपको हर्ड इम्यूनिटी मिली हो या कोरोना फ्री स्टेट का दर्जा मिला हो या आपको ऐसा लगा हो, तो फिर आप ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं मंडे को 12 तारीख को डॉक्टर सैनी साहब हमारे वरिष्ठ हैं आईएमए के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई थर्ड वेव से पूरी तरह से तैयारी करने का और उससे बचने का समय आ गया है। आप बचिए, सुरक्षित रहिए और सरकारों से भी निवेदन किया है कि आप तैयारी रखिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये ऑथेंटिक, प्रोफेशनल और लोगों की तरफ से और साइंटिफिक भी बयान है। आप सोचिए कि इस देश में 10 लाख मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं, 10 लाख आयुष के डॉक्टर हैं, 20 लाख डॉक्टरों ने मिलजुल कर पूरी कोरोना की लड़ाई को 18 महीने से लड़ा। इसमें मॉडर्न मेडिसिन के 1500 डॉक्टरों की जान चली गई कोरोना की इस लड़ाई के खिलाफ लड़ते लड़ते। तो आप भाई कितने डॉक्टरों की जान और चाहते हैं। अरे भाई अल्टीमेटली समस्या होगी तो झेलना तो हमको पड़ेगा, झेलना तो चिकित्सक समाज को ही पड़ेगा और हमें खतरों से खेल के फिर दोबारा अपने आईसीयू में, इलाज में, वार्ड में जाना पड़ेगा। तो हमारी ही चिंता कर लेते हैं आप कि भाई 1500 हम लोग मर चुके हैं। अच्छा, आपने तो काफी स्टडी की है, मेरे पास एक ब्यौरा रखा हुआ है जी। अमेरिका में जो नए केसेस आ रहे हैं ना, उनमें इन हॉस्पिटल केसेस बढ़ रहे हैं। इन हॉस्पिटल मतलब दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अस्पताल में भर्ती केसेस। जी, इन हॉस्पिटल केसेस का मतलब होता है कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उसी दौरान उनको कोविड हो गया। एक होता है कम्युनिटी में एक्वायर्ड हुआ, दूसरा हॉस्पिटल में एक्वायर्ड हुआ। तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड की आप बात कर रहे हैं जी। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि आप देखिए फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव का अंतर देखिए। फर्स्ट वेव में एक बार मरीज भर्ती होता था, हफ्ते भर में ठीक हो जाता था। इस बार मैं आपको बता दूं कि जो ये सेकेंड वेव आई, इसकी इन्फेक्शियसनेस बहुत थी और इसने बहुत जिसको कहते हैं ना भीतरी प्रहार किया था, तो उससे हॉस्पिटलाइजेशन का जो ड्यूरेशन है वो बहुत बढ़ गया था। डिस्चार्ज की संख्या बहुत कम थी, मरीज बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए बेड की कमी पड़ी कि अस्पताल बढ़ रहे हैं, जो भर्ती हो जा रहा है वो निकल ही नहीं पा रहा है। जो आप गांव वाले की जिक्र कर रहे थे, मैं उस गांव वाले से 200% सहमत हूं। मैं उसको समझता हूं सबसे बड़ा बुद्धिमान है, मैं उसको नमस्कार करता हूं जिस गांव वाले की आपने कही कि ऊपर वाले से मनाइए कि अस्पताल में ना जाना पड़े। मैं अस्पताल का चिकित्सक होने के नाते भी अस्पताल में हॉस्पिटलाइजेशन के खिलाफ रहता हूं और इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी से आइवरमेक्टिन प्रोफाइलैक्सिस का प्रोग्राम चालू होना चाहिए, अभी से वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहिए और अभी से कठोरता पूर्वक जो हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो लागू करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में शामिल होने के लिए। बहनों भाइयों, हमें निश्चिंत नहीं होना चाहिए। कोरोना वायरस का संक्रमण विस्तार ले रहा है दुनिया भर में, भारत में भी वो मौजूद है, उसका स्वरूप विकराल हो रहा है। ये वक्त है हमें अपने बच्चों को और स्वयं को बचाने का, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर उत्तर प्रदेश देने का। सरकारें क्या करती हैं ये आपने देखा है, आपको क्या करना है ये तय आपको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।